अनुराग हंसते हुए कहता है, उसे भी अपनी तरह बना रहा हूं ताकि वो तेरा अंत कर सके। यामिनी, अंत तो तेरा युग ही करेगा भक्षानर बनकर। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं युग बाबू को कभी तेरी तरह नहीं बनने दूंगी। यामिनी अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत के साथ अनुराग की पकड़ से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। अनुराग भी अपने एक हाथ से यामिनी का गला और कसकर दबाते हुए कहता है, पहले तू अपने आप को तो बचा ले यामिनी, फिर अपने युग बाबू को बचाने की सोचना। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर अनुराग और कसकर यामिनी का गला दबाने लग जाता है। अनुराग इतने जोर से यामिनी का गला दबा रहा था कि अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस दर्द से तड़पते जा रही थी। ताज नीचे गिरने के कारण वो अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पा रही थी, ना ही कोई सा मंत्र पढ़ पा रही थी। अभिशाप खत्म होने के बाद डायन की शक्ति तो उसके अंदर से पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो अनुराग के सामने कमजोर पड़ने लग गई थी। अनुराग भी यामिनी को छोड़कर युग पर ध्यान देने लग गया था। उसे अपनी तरह बनाने के लिए युग को मोहित करने लग जाता है। उसे एहसास दिलाने लग जाता है कि वो कौन है। अनुराग ने अपना अंगूठा अभी भी युग की कलाई पर ही रखा हुआ था और उसी जगह पर 5वां निशान उभर रहा था। युग की आंखों का रंग भी बदलने लग गया था। वो पूरी तरह काली होने लग गई थी। देखते ही देखते वहां पर धुआं बढ़ने लग जाता है। कुछ ही सेकंड में धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यामिनी को ना ही अनुराग नजर आ रहा था, ना ही युग और ना ही तारा। बस हर जगह काला धुआं छाया हुआ था। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? युग बाबू कहाँ गए और तारा कहाँ पर है? वो सब यहीं पर तो थे। यामिनी को भले ही धुएं में कोई नजर नहीं आ रहा हो, पर उसे इस बात का एहसास अभी भी था कि किसी ने जोर से उसका गला पकड़ कर रखा हुआ था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दूर से देखने पर उस जगह पर बस धुआं नजर आ रहा था। धुएं के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चारों धुएं में ही लिप्त हो गए थे। कुछ पल तक तो युग को ही बस धुआं नजर आ रहा था, पर कुछ सेकंड बाद ही युग को उस धुएं में अनुराग नजर आने लग जाता है। वो अनुराग जो उसके सामने एकदम सीधा खड़ा हुआ था। ना ही उसने अपने एक हाथ से यामिनी का गला पकड़कर रखा हुआ था और ना ही उसकी कलाई पर अनुराग ने अपना दूसरा हाथ रखा हुआ था। युग भी वहां पर एकदम सीधा खड़ा हुआ था। उस धुएं में बस युग को अनुराग नजर आ रहा था और कोई नहीं। दोनों ही एक दूसरे के सामने शांति के साथ खड़े हुए थे, जैसे वो अलग ही दुनिया में आ गए हो। उस दुनिया में जहाँ पर उनके सिवा कोई और नहीं था। अगले ही पल अनुराग का चेहरा बदलने लग जाता है और वो भक्षानर का रूप ले लेता है। वो भक्षानर जिसने कामेश्वरी यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर युग की तरफ देखकर मुस्कुराते रहता है, कुछ नहीं कहता है। युग हैरानी के साथ भक्षानर की तरफ देखते हुए कहता है, भक्षानर? भक्षानर पलटकर युग से कहता है, हाँ युग, मैं हूँ भक्षानर, तुम्हारा पूर्वज। वो पूर्वज जिसकी वजह से तुम्हारा आज वजूद है। अगर मैं ही नहीं होता तो तुम्हारा वजूद भी नहीं होता। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरा वजूद ही नहीं होता तो ही ठीक होता। इस तरह सब कुछ तबाह तो नहीं हो रहा होता। भक्षानर बड़े प्यार से कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो युग बेटा? तुम्हारा वजूद होना तो बहुत जरूरी था। अगर तुम्हारा वजूद नहीं होता तो सालों बाद आज मेरा वजूद वापस से जिंदा नहीं हो पाता। मुझे दैवीय शक्तियां कभी नहीं मिल पाती। भक्षानर अपने हाथों से खुद अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये रूप, शक्ति सब तुम्हारी वजह से ही तो मुझे वापस मिल पाई है, वरना उस यक्षिणी और उन 3 धर्म गुरुओं ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरी वजह से? भक्षानर कहता है, हाँ मेरे युग बेटे, ये सब तुम्हारी ही तो देन है। तुम्हारी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। आखिर तुमने ही तो मुझे आजाद किया है और मेरा पुनर्निर्माण किया। युग अपनी भवें उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मैंने आजाद किया? भक्षानर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग बेटे, जो किया तुमने ही किया है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। युग के अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भक्षानर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात भक्षानर ने युग का चेहरा देखकर ही समझ ली थी। भक्षानर फिर युग से बोल पड़ता है, नहीं आया ना कुछ समझ में, मैं समझाता हूँ। युग बड़े गौर से भक्षानर की बात सुनने लग जाता है। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें याद है युग बेटा, तुम्हारा ग्रेवयार्ड कोठी में बिताया हुआ वो पहला हफ्ता? उस हफ्ते क्या क्या हुआ था? युग उस बारे में याद करने की कोशिश तो करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता है। भक्षानर युग को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग बेटा, तुम्हें वो रात याद है जो तुमने अपने दोस्तों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में बिताई थी? उस रात वो सब शराब के नशे में गहरी नींद में सो गए थे और तुम्हें तुम्हारे पापा अनुराग की आवाज सुनाई दे रही थी।
भक्षानर के ये बात कहते ही युग को उस रात के बारे में याद आ जाता है। उसी रात उसने अभिमन्यु के साथ मिलकर रूम नंबर 666 का दरवाजा खोल दिया था। युग हड़बड़ाहट के साथ भक्षानर से कहता है, हाँ मुझे याद है, पापा मुझे मुक्ति के लिए पुकार रहे थे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे, युग बेटा मुझे मुक्ति दिला दो। भक्षानर हंसते हुए कहता है, युग वो अनुराग की आत्मा नहीं थी बल्कि मैं था। मैं पहले से जानता था तेरी कमजोरी क्या है और मैंने शुरू से उसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं जानता था कि अगर मैं यक्षिणी की आवाज निकालकर तुझे पुकारूंगा तब भी तू वो कमरा नहीं खोलेगा, पर अगर अनुराग की आवाज निकालकर तुझे पुकारूंगा तो तू वो कमरा जरूर खोलेगा, क्योंकि तू अनुराग से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ से नफरत। जानना चाहता है तू अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि तुझे ये तक याद नहीं था कि तेरी माँ दिखती कैसी है। युग एकटक भक्षानर की तरफ ही देखते रहता है, उससे कुछ नहीं कहता है, पर भक्षानर समझ गया था कि युग सब कुछ जानना चाहता था। भक्षानर खुद बोल पड़ता है, मेरी वजह से। युग तुझे तेरी माँ का चेहरा तक याद नहीं था, तू अपनी माँ का चेहरा तक भूल गया था। बचपन में जब मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल छोड़ने गया था उसी वक्त मैंने तेरी माँ के साथ तेरी जितनी यादें थी वो सारी मिटा दी थी। बस अनुराग की यादें बचा कर रखी थी, क्योंकि मैं जानता था वक्त आने पर तू मेरे बहुत काम आ सकता है। मेरा तो पहले से इरादा था तुझे अपनी तरह बनाने का। युग खामोशी के साथ भक्षानर की सारी बातें सुनता रहता है, कुछ नहीं कहता है। भक्षानर फिर युग से बोल पड़ता है, उन 3 धर्म गुरुओं की चालाकी के कारण मैं रूम नंबर 666 में ही कैद होकर रह गया था। वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, पर मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू ग्रेवयार्ड कोठी जरूर आएगा। आखिर अनुराग को भी तो सालों बाद ग्रेवयार्ड कोठी आना ही पड़ा था ना, तो तू कैसे नहीं आता? बाप बेटे दोनों शहर जाकर बस गए थे। बाप कहानी लिखने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी आया था तो बेटा अपना नया काम धंधा खोलने के लिए आया था, पर दोनों ने ही बस मुझे ताकतवर किया और खुद कुछ नहीं कर पाए। रूम नंबर 666 का दरवाजा खोलकर तूने ही मुझे आजाद किया था और उसी दिन से फिर मैंने अपना खेल शुरू कर दिया था। भक्षानर युग को सब कुछ बताते हुए कहता है, मेरा मन तो चाह रहा था कि मैं उसी वक्त तेरे शरीर में समा जाऊं, पर मैंने देखा तेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे तेरे अंदर घुसने से रोक रही थी। युग को लगा था कि भक्षानर जरूर बिसाहा के बारे में बोलेगा, पर वो बिसाहा को छोड़कर कुछ और ही युग से बोल पड़ता है। भक्षानर युग से कहता है, और वो था तेरे गले का लॉकेट जिसके अंदर यक्षिणी के ताज का हीरा था, जो उस चालाक चित्रा ने चालाकी से मुझसे छीन लिया था और उसे छुपाकर तुझे दे दिया था ताकि मेरे हाथ न लगे। मैं समझ गया था कि मुझे सब्र से काम लेना होगा, इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। भक्षानर अपनी जीभ अपने होठ पर फेरते हुए कहता है, तुझे पता है युग, मेरे मुंह को सबसे पहले खून का भोग किसका लगा था? युग भक्षानर को एकटक देखते हुए कहता है, किसका? भक्षानर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तेरा युग। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मेरा, पर कैसे? भक्षानर युग को सब कुछ बताते हुए कहता है, तुझे वो काला पेन याद है जो तेरे बाप अनुराग का था? युग को याद आ जाता है कि वही पेन उसने रूम नंबर 666 से उठाया था और उसे वहां पर अनुराग का चश्मा भी मिला था। भक्षानर आगे कहता है, उस रात जब तू अपने स्टार्टअप का प्लान कागज पर उस पेन से लिख रहा था तो तेरे हाथ में खरोच लग गई थी उस पेन की नोक से और तेरा खून उस पेन में लग गया था। वो पेन अनुराग का था और अनुराग की सभी चीजों पर मेरा वश था। वो मुझसे बंधी थी, इसी वजह से उस खून की बूंद का भोग मुझे लगा था और तेरे खून की बूंद चक्कर ही मैं समझ गया था कि मैं तेरे शरीर के अंदर समा सकता हूँ। मुझे अब अनुराग के शरीर की कोई जरूरत नहीं थी। युग भक्षानर को बीच में टोकते हुए कहता है, पर अगर तुम्हारा मकसद मेरे ही शरीर से पूरा हो सकता था तो तुमने मुझसे मेरे पापा का शरीर क्यों मंगवाया था? मुझे पंचिम गांव क्यों भेजा था? भक्षानर बड़े प्यार से कहता है, बता रहा हूँ युग बेटा, सब कुछ बता रहा हूँ, बस सब्र कर, आज तुझे सब पता चल जाएगा। युग चुप खड़ा रहता है। भक्षानर खुश होते हुए फिर बोल पड़ता है, जब तेरा खून मैंने चखा था तो मेरा मन तो उसी वक्त किसी का शिकार करने का होने लग गया था, और उस रात तो अमावस्या भी थी। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात थी। शिकार करता मैं और इल्जाम आता यक्षिणी पर। आखिर पहले भी तो मैं यही करता था जब यक्षिणी ने शिकार करने से मना कर दिया था, पर मैंने सोचा क्यों ना 13 साल बाद फिर घाट पर शिकार किया जाए, यक्षिणी का खौफ वापस लाया जाए। पर जब मैं शिकार करने के लिए घाट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि घाट पर तो पहले ही मोहित का शिकार हो रहा था, जो कोई और नहीं यामिनी कर रही थी।
पहले तो मैं भी यामिनी को देखकर हैरान रह गया था कि यक्षिणी वहां पर कैसे पहुंची। उसे तो मैंने अदृश्य कमरे में कैद करके रखा है। पर फिर अगले ही पल मुझे याद आया कि यक्षिणी की एक बेटी भी थी और वो यामिनी थी। यामिनी हूबहू यक्षिणी की तरह दिखती थी। वही रूप, वही बदन, वही लचीली कमर। उसको देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त उसके साथ संभोग करने लग जाऊं और उसकी माँ की तरह उसकी भी सारी हवस मिटा दूं। जैसे ही भक्ष्यानर ये बात बोलता है, युग उसे गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर कुछ करता नहीं है, बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। भक्ष्यानर फिर बोल पड़ता है, पर मैंने अपने आप पर काबू कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यामिनी को मेरे वहां पर होने का एहसास हो। भक्ष्यानर हंसते हुए कहता है, पर मैं यामिनी के साथ संभोग करता भी कैसे? संभोग करने के लिए शरीर का होना भी तो जरूरी था। उस वक्त मेरे पास थोड़ी कोई शरीर था। युग अभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भक्ष्यानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब मैंने यामिनी को मोहित का शिकार करते हुए देखा तो उसी वक्त मेरे मन में एक और चक्रव्यूह रचने का ख्याल आया। पर इस बार मैंने वो चक्रव्यूह चित्रा के लिए नहीं, युग, बल्कि तेरे लिए रचा। मैंने जानबूझकर उस रात टाइपराइटर के बटन दबाए थे ताकि तू उस टाइपराइटर को उस कमरे से बाहर निकाले। और जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। तू उस टाइपराइटर को अपने कमरे में ले आया। उस टाइपराइटर में मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में कैद होने से पहले ही महाडायन का हरा हीरा लगाकर रखा हुआ था। वो क्या है ना, अनुराग को कहानी लिखनी आती है, वो लेखक बाबू है, पर मैं तो नहीं ना। इसलिए मैंने उस हीरे की शक्ति का प्रयोग किया और जो भी घाट पर शिकार होता था वो अपने आप टाइप हो जाया करता था। जानना चाहता है युग, मैं तुझे वो सब शिकार की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ाना चाहता था? युग भक्ष्यानर को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, क्यों? भक्ष्यानर जवाब देता है, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि यक्षिणी सच में होती है, वरना तू तो यक्षिणी पर यकीन ही नहीं करता था, क्योंकि चक्रव्यूह शुरू करने से पहले तेरा यक्षिणी पर यकीन करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से जब भी घाट पर किसी का शिकार होता था उसकी स्क्रिप्ट तुझे मिल जाया करती थी। इस बीच मुझे ये भी पता चल गया था कि यामिनी और तेरा चक्कर चल रहा है। जानता है मुझे ये बात कैसे पता चली? युग चुप खड़ा रहता है। भक्ष्यानर खुद ही बोल पड़ता है, तेरी वजह से युग, वो सारी बातें जो तू अभिमन्यु और अपने दोस्तों को बताया करता था कि तुझे एक मछुआरन लड़की मिलती रहती है, वो सारी बातें मैं सुनता रहता था। मैं हमेशा तुम सबके बीच में ही था, बस तुम में से कोई भी मुझे देख ही नहीं पाया, ना ही महसूस कर पाया। जब मुझे ये बात पता चली कि तेरा यामिनी के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं तो और भी ज्यादा खुश था। आखिर एक भक्ष्यानर का वंशज यक्षिणी के प्यार में नहीं पड़ेगा तो किसके प्यार में पड़ेगा? तेरा बाप भी तो कामेश्वरी यक्षिणी के प्यार में पागल था। मैं ये बात जानता था कि यामिनी तुझसे प्यार नहीं करती थी, बस नाटक कर रही थी। उसका मकसद भी तुझे मारकर बस अपने अभिशाप से मुक्ति ही पाना था, और तुझे मारने के लिए गले से लॉकेट उतरना जरूरी था, वरना वो भी तुझे नहीं छू सकती थी। और मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तेरे गले का लॉकेट उतरे। भक्ष्यानर कुछ गुस्से के साथ कहता है, सब ठीक चल रहा था पर बीच में वो अमोदिता आ गई। अमोदिता का नाम सुनकर युग एकदम शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, अमोदिता आ गई मतलब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता का नाम सुनकर युग एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अमोदिता आ गई मतलब? भक्ष्यानर मुस्कुराते हुए युग से कहता है, युग, तुझे अमोदिता के बारे में कुछ नहीं पता क्या? कैसा भाई है तू उसका, तुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। युग गुस्से के साथ भक्ष्यानर से कहता है, मुझे अमोदिता के बारे में सब पता है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अमोदिता एक सौदाइन है और वो टोने टोट के किया करती है? भक्ष्यानर हंसते हुए कहता है, अमोदिता सौदाइन है, तू ये बात तो जानता है, पर क्या तू ये जानता है कि अमोदिता सौदाइन किसके लिए बनी थी? ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उसे सौदाइन बनना पड़ गया था? वो किसके लिए टोने टोट के किया करती थी? युग भक्ष्यानर को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, किसके लिए? भक्ष्यानर युग की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, तेरे लिए युग। जब युग भक्ष्यानर के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है।
वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमोदिता उसके लिए जादू टोना किया करती थी। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अमोदिता भला मेरे लिए टोने टोटके क्यों करेगी? भक्षानर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, प्यार के लिए युग। अमोदिता तुझसे प्यार करती थी और प्यार में तो सब जायज होता है, चाहे फिर वो जादू टोना ही क्यों ना हो। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे नहीं पता पर उस अमोदिता ने अपनी माँ रजनी के साथ मिलकर तुम पर कई बार जादू टोना करने की कोशिश की थी, पर वो हर बार नाकाम रही। उन सारे जादू टोनों की फसाद रजनी ही तो थी। आखिर उसी के कहने पर वो जादू टोना किया करती थी। एक बार जादू टोना करने के मकसद से ही वो ग्रेवयार्ड कोठी आई थी और फिर वहीं पर मैंने उसे दबोच लिया था। भक्षानर एक अलग ही मुस्कान के साथ कहता है, उसका भी बदन बड़ा हरा भरा था। मैंने उसे ऐसी ऐसी जगह छुआ, कुछ इस तरह की मैं तुझे क्या बताऊं। भक्षानर की बातें सुनकर युग फिर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। भक्षानर फिर कहता है, अमोदिता को लग रहा था कि यक्षिणी उसके बदन को छू रही है, पर उसे क्या पता था वो यक्षिणी नहीं मैं था। मैंने यक्षिणी की आवाज में ही उससे बातें की और उसे तुझसे दूर रहने के लिए कहा था और इस तरह डरा दिया था कि वो तेरे पास भी ना भटके। पर वो मेरे समझाने से कहां समझने वाली थी। वो तुझे अपनी माँ के साथ मिलकर वश में करने की कोशिश करती रही, पर मैं जानता था कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुझे तो पहले ही यामिनी अपने वश में कर चुकी थी। तू पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था, उसका हो चुका था। भक्षानर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मैं इंतजार कर रहा था कि कब तेरे गले का लॉकेट उतरे और फिर वांगला त्योहार की रात। वो दिन भी आ गया जब तेरा लॉकेट खुद टूट गया। जैसे नियति खुद चाहती हो कि मैं तेरे शरीर के अंदर समाऊं, पर उस रात मैं तेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। जानता है क्यों? युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है। क्यों? भक्षानर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि 13 साल तक उस कमरे में बंद रहने की वजह से मेरी परकाया प्रवेश शक्ति कमजोर हो गई थी। युग भक्षानर को बीच में टोकते हुए कहता है, ये परकाया प्रवेश शक्ति क्या होती है? भक्षानर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, किसी दूसरे की काया यानी कि शरीर में प्रवेश करने वाली सिद्धि को परकाया प्रवेश शक्ति कहते हैं। परकाया प्रवेश शक्ति किसी विशेष दिन और समय पर ही जागृत की जाती है। वो हर कभी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए मैं अमावस्या की रात का इंतजार करने लग गया, क्योंकि अमावस्या की रात को ही परकाया प्रवेश शक्ति को जागृत किया जा सकता था। युग बड़े गौर से भक्षानर की सारी बातें सुनते रहता है। भक्षानर फिर बोल पड़ता है, और फिर वो अमावस्या की रात भी आ गई जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस वक्त घाट पर तू यामिनी के साथ संभोग कर रहा था, उस वक्त मैं रूम नंबर 666 के अंदर बैठकर अपनी शक्तियां जागृत कर रहा था। जैसे ही भक्षानर ये बात बोलता है, युग को याद आता है कि कछुआ और कायर ने उसे इस बारे में बताया था। उस रात उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी के रूम नंबर 666 में एक हलचल होती हुई नजर आई थी, और जब उन्होंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो उन्हें एक काली परछाई नजर आई थी जो वहां पर पालकी मारकर बैठा अजीब से मंत्रों का जाप कर रहा था। पर नशे में होने के कारण उन्हें खुद इस बात पर भरोसा नहीं था कि जो उन्होंने देखा वो सच था या फिर उनका कोई भ्रम। अब युग को समझ आ गया था कि उस कमरे में भक्षानर का अंश ही था जो उस रात अपनी परकाया शक्ति जागृत कर रहा था। भक्षानर फिर युग से बोल पड़ता है, मुझे लग रहा था कि तेरे साथ संभोग करने के बाद यामिनी तुझे मार देगी और मुझे तेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मुझे तो बस तेरा शरीर ही चाहिए था। पर जब मैं अपनी शक्ति जागृत करने के बाद घाट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि घाट पर तू नग्न अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ था। मैं समझ गया था यही एकदम सही वक्त था, और फिर मैं तेरे शरीर के अंदर समा गया था। तेरे शरीर में समा जाने के बाद मुझे तेरी यादें भी मिल गई थी। मुझे ये भी पता चल गया था कि यामिनी तुझे नहीं मार पाई। तुझे मारने से पहले काले पोशाक वाले ने उसे क्रिकंड से मार दिया था। बताओ, प्यार में अंधी यक्षिणी की बेटी ये देख ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे क्रिकंड लेकर खड़ा है। इतना कहकर भक्षानर हंसने लग जाता है। युग खामोशी खड़ा रहता है। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तेरे शरीर में समा जाने के बाद भी मैं सबके सामने ऐसे बर्ताव करता था जैसे तुझे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस वक्त मैं बस तेरे अंदर समाया हुआ था। तुझ पर मेरा कोई वश नहीं था, क्योंकि कोई भी आत्मा एकदम से किसी पर भी पूरी तरह हावी नहीं होती है। धीरे धीरे उसके शरीर पर अपना हक जमाती है। इसी वजह से मुझे भी वक्त लगा, और उस वक्त तू बेवकूफों की तरह यामिनी को ढूंढता रहा, पर वो तुझे कहीं नहीं मिली।
यामिनी के चले जाने के बाद तेरे दोस्त भी तुझसे अलग होने लग गए थे। अभिमन्यु चला गया था और मुझे वक्त मिल गया था तुझे अपनी तरह बनाने में। भक्षानर खुश होते हुए कहता है, पूरे 9 महीने लगे थे मुझे तुझे अपनी तरह बनाने में, तेरे शरीर को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए। और फिर जैसे ही तेरा शरीर मेरे वश में हुआ, हमने पहला शिकार किया। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने कोई शिकार नहीं किया है। भक्षानर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं युग, तूने ही शिकार किए हैं, यही सच है। घाट पर जितनी भी औरतों के शिकार किए हैं उनके पीछे तू था। तूने ही उन सब के साथ संभोग करके उन्हें मार डाला था ताकि तेरे अंदर की शक्तियां बढ़ सके। भक्षानर हंसते हुए कहता है, बताओ, शिकार किया तूने और नाम आता था बेचारी उस यक्षिणी पर कि उसके अंदर की हवस इतनी बढ़ चुकी है और उसी कारण उसने औरतों के शिकार करने भी शुरू कर दिए हैं। युग घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू झूठ बोल रहा है। तूने माँ के साथ बिसाहा किया था कि तू मुझे छू तक नहीं सकता है, फिर तू मेरे अंदर प्रवेश कैसे कर सकता है? भक्षानर हंसते हुए कहता है, मुझे उस बिसाहा के बारे में अच्छे से ज्ञात है युग, लेकिन क्या तुझे ये पता है कि वो बिसाहा चित्रा ने इतना कहकर भक्षानर खुद हंसने लग जाता है, अपनी बात पूरी ही नहीं करता है और बात को बदलते हुए फिर युग से बोल पड़ता है, मैं कह रहा हूं ना युग, उन औरतों के शिकार तूने ही किए हैं। मेरी बात पर यकीन कर, तूने सिर्फ औरतों के शिकार नहीं किए हैं, बल्कि तूने तो एक मासूम लड़की के साथ बड़ी बेरहमी के साथ संभोग किया है। उस लड़की के साथ जो तेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। तू उसके साथ संभोग करने में इतना ज्यादा मदहोश हो गया था कि उसकी तड़पती हुई चीखें तुझे सुनाई नहीं दी और संभोग करने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। तू जानता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? युग अच्छे से समझ गया था कि भक्षानर किसकी तरफ इशारा कर रहा था। भक्षानर कुछ कहता उससे पहले ही युग धीरे से बोल पड़ता है, शालिनी। भक्षानर हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही पहचाना युग तूने। शालिनी के साथ संभोग करने वाला भी कोई और नहीं, तू ही था। तूने ही उसे मारा है। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, नहीं, तू झूठ बोल रहा है भक्षानर, बस तू मुझे बहका रहा है। जानबूझकर मुझे अपनी तरह बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। जिस रात शालिनी का शिकार हुआ उस रात तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी में था ही नहीं, कुछ मशीनों का जरूरी सामान लेने के लिए गुवाहाटी गया था। भक्षानर युग को एकटक देखते हुए कहता है, तू तो रात में गुवाहाटी में था ना युग, पर शाम को कहां पर था? युग चुप खड़ा रहता है। वो उस बारे में याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। भक्षानर फिर बोल पड़ता है, नहीं आ रहा ना कुछ याद? मैं बताता हूँ। तू दिन में जरूर गुवाहाटी जाने के लिए निकला था, पर तू दोपहर में वापस आया था। तू अपने जरूरी कागजात ले जाना भूल गया था और फिर उसी शाम के वक्त ही शालिनी आ टपकी थी ग्रेवयार्ड कोठी में। शालिनी का बदन भी कोई कम लाजवाब नहीं था। शहर की हीरोइन थी। उसे देखकर तू अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तू उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा और नोच खाया तूने उसे। युग इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शालिनी के साथ वो सब करने वाला कोई और नहीं, वो खुद था। भक्षानर कहता है, जानना चाहता है युग शालिनी यहाँ पर क्यों आई थी? युग चुप खड़ा रहता है। भक्षानर खुद जवाब देते हुए बोल पड़ता है, वो यहाँ पर तुझे अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। उस बेचारी की शादी तय हो चुकी थी और ये खबर सुनकर तेरे अंदर का खून खौल उठा कि वो कैसे तुझसे प्यार करने के बाद किसी और से शादी कर सकती है, और फिर बदला लेने की आस में तूने उसे नोच खाया। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही कि युग ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा मत करो, मेरी शादी होने वाली है। पर तूने उसकी एक नहीं सुनी, बस अपनी हवस मिटाते रहा। और वो जब अपनी जान बचाते हुए भागने लगी तो ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। युग एकदम सुन्न हो गया था भक्षानर की ये बात सुनकर। उसे अपने आप से नफरत होने लग गई थी। भक्षानर उस नफरत को और बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने ही घाट पर औरत के साथ संभोग करके उनके शिकार किए हैं, तो तू खुद यामिनी से पूछ लेना। उसने तो खुद देखा है तुझे घाट पर शिकार करते हुए। युग हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें उठाते हुए कहता है, क्या कहा? यामिनी ने मुझे घाट पर शिकार करते हुए देखा है? भक्षानर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग, यामिनी को ये बात पता है। वो ये पता करना चाहती थी कि आखिर घाट पर उसके नाम पर औरतों के शिकार कौन कर रहा है। इसीलिए एक अमावस्या की रात उसने दूध में मंत्र पढ़कर ग्रेवयार्ड कोठी में सबको पिला दिया था ताकि सब गहरी नींद में सो जाएं, और खुद घाट पर ये देखने चली गई थी कि आखिर घाट पर शिकार कौन करता है।
और वहां पर कोई और नहीं, तू आया था, क्योंकि तूने उस रात दूध ही नहीं पिया था। तूने ही उसके सामने औरत के साथ संभोग किया था और उसे मार दिया था, और वो बस देखती रही, उसने कुछ नहीं किया। युग हैरानी के साथ कहता है, अगर यामिनी को पता था कि घाट पर मैं शिकार कर रहा हूं तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? भक्षानर पलट कर कहता है, अब ये बात तो वही जानती है युग कि उसने तुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। मैं तो खुद हैरान था अगले दिन कि उसने तुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तू जानता है, जब यामिनी शालिनी के शरीर में प्रवेश करके आई थी तो पहले तो मैं भी पहचान नहीं पाया था कि शालिनी के शरीर में यामिनी की आत्मा है, पर धीरे धीरे उसकी हरकतों से मुझे सब कुछ पता चल गया था। पर मैं खामोशी के साथ सब देखते रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे जरा सी भी भनक लगे कि मैं तेरे अंदर समाया हुआ हूँ। मैंने तुझे भी अपनी तरफ भक्षानर बना लिया है, और ऐसे छुपकर मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार रहना पड़ा। भक्षानर कुछ गुस्से के साथ कहता है, उस अभिमन्यु के बच्चे ने मेरे सामने टाइपराइटर में से महाडायन का हरा हीरा निकाला था, और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अपने आप को छुपाए रखना था। पर मैं जानबूझकर बीच बीच में यक्षिणी की आवाज निकालकर तुम्हें सताता रहा, ताकि तुम्हें ये बात याद रहे कि ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी है, मैं नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था युग, तू भी मेरी तरह बनते जा रहा था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तेरा शरीर छोड़ना पड़ा, और मुझे आभास हुआ कि मुझे अनुराग के शरीर की जरूरत है। युग पलट कर पूछता है, ऐसा क्या हुआ था? भक्षानर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, औरत का शिकार करने के बाद ही युग तेरा शरीर कमजोर पड़ जाया करता था। सच तो ये था कि तेरे शरीर में वो ताकत ही नहीं थी कि तू शक्तियों को ग्रहण कर सके। तू मेरा वंशज भले ही था, पर तू भी मेरे बाकी वंशजों की तरह कमजोर था, और ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मुझे कई सारी शक्ति की जरूरत थी, और एक ऐसे शरीर की जो उन शक्तियों को ग्रहण कर सके, तारा की दैवीय शक्ति को भी। और वो बात सिर्फ अनुराग के शरीर में थी। जानता है अनुराग के शरीर में ऐसी ताकत क्यों थी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।